ननंद भाभी ने किया घर का बंटवारा। ये कहानी है कौशल्या देवी के घर की, जहां अंजलि और नताशा ननंद भाभी रहती थी। दोनों ननंद भाभी के बीच अक्सर छोटी मोटी बात पर खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती। अब आज की ही बात ले लीजिए। भाभी, अरे ओ अंजलि भाभी, ब्रेकफास्ट बना कि नहीं? भूख के मारे मेरे पेट में चूहों की फौज खो खो कबड्डी का खेल खेल रही हैं। इतने में रसोई के अंदर से पसीने से भीगी हुई भाभी सबसे पहले अपनी ननंद के आगे नाश्ते की प्लेट परोसती है, जिसमें फली की सब्जी देखकर ननंद नाक चढ़ाकर बोलती है, ये क्या भाभी, आपको पता है ना मुझे ग्वार की फली की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी जानबूझकर आप हर दूसरे दिन यही बनाती हैं। मुझे ये नहीं खाना, जाइए जाकर मेरे लिए सैंडविच बनाकर ले आइए। फिर क्या था, ननंद की फरमाइश सुनकर पसीने से भीगी भाभी भड़कते हुए बोलती है, नताशा, तुम्हें मुझ पर जरा सी भी तरस नहीं आती क्या? मैं एक सुबह से उठकर घर का काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और भरी गर्मी में सभी के लिए खाना बनाती हूँ, और तुम क्या करती हो? मेरे बनाए खाने में बस बैठी बैठी नुस्ख निकालती हो। अरे तो क्या जो खाना मुझे नहीं पसंद उसे जबरदस्ती खाऊं? मैं इंसान हूँ भाभी, गाय भैंस नहीं जो ये घास फूस खाऊं, समझी? तो जाओ और खुद बनाकर खाओ। इस तरह तू तू मैं से शुरू हुई बात कलेश में बदल जाती है। पूरा तमाशा घर के बाकी के 3 सदस्य ससुर, श्रवण, पति शुभम और सास देखकर कहती हैं, अरे बस भी करो तुम दोनों ननद भाभी को सुबह सुबह ये चिक चिक बाजी शुरू करके मन नहीं भरता क्या? भैया, आप भाभी को समझा लो कि मुझसे ऐसे टेढ़े मुंह बात ना करें। ननद जी, मैं कोई टेढ़े मेढ़े तो नहीं हूँ जो टेढ़े मुढ़े मुंह बात करूं, और मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो मुझसे बात ही क्यों करती हो? दोनों ननंद भाभी लड़ झगड़ कर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद शुभम कहता है, माँ, इन ननद भाभी की खिटपिट तो रोज की बात हो गई है। आप नताशा को कुछ समझाती क्यों नहीं? शुभम, उसे समझाना दीवार में सर मारने जैसा है। अब तो इस ननद भाभी के झगड़े को खत्म करने का एक ही हल है कि नताशा की शादी कर दी जाए। वैसे भी अब वो बड़ी हो गई है। अजी, कल तुम घर जोड़े राम पंडित को नताशा की तस्वीर दे देना। ठीक है भाग्यवान। अगले दिन श्रवण पंडित को नताशा की तस्वीर देता है। कुछ ही दिनों में नताशा की शादी अनुज से हो जाती है। नताशा का ससुराल उसके मायके से बहुत ही गरीब होता है, जिसे देखकर नताशा बुरा सा मुंह बनाकर मन ही मन बोलती है, ओ गॉड, मेरा ससुराल कितना गरीब है। पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूंगी। इस घर जोड़े राम ने मुझे कहाँ फंसा दिया। नताशा अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास चंदा कहती है, अरे बहुरिया, आपन सीधा गोरवा आगे बढ़ाई के ये लुटिया के लात मारा हो। ओ गॉड, अब ये क्या नया सरप्राइज है? ससुराल तो गरीबों वाला था ही, सास तो फुल ऑफ बॉर्डम और गंवार है। नताशा गुस्से में कलश को जोर से लात मारकर गृह प्रवेश करती है। अनुज, कमरा कहाँ है? मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ चलो। अनुज नताशा को कमरे में लेकर आता है, जहाँ कमरे की टूटी फूटी हालत देखकर नताशा चिढ़कर बोलती है, ओ गॉड अनुज, तुम इसे कमरा कैसे कह सकते हो? ना कोई इंटीरियर ना कोई लुक है, और यहाँ तो एसी भी नहीं है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? नताशा, मेरी नई नई नौकरी लगी है, तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सारे सपने पूरे कर दूंगा, पक्का। ऐसे ही समय बीतता है, मगर महीने के 30 दिन काम करके अनुज जो कमाता वो घर में खर्च होकर खत्म हो जाता, जिस कारण नताशा को गर्मी में रहना पड़ता और घर के काम करने पड़ते। इन सब से ऊब कर नताशा अपने ससुराल से मायके लौट आती है। नताशा बेटी, तू यहाँ ऐसे? माँ, मैं दोबारा अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने मायके में ही रहूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। उन अपने गरीब ससुराल के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। ननंद के इस फैसले पर उसकी भाभी अंजलि का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो कहती है, ये क्या मतलब है नताशा? अब तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। भाभी, ये मेरा घर है और मैं यहाँ रह सकती हूँ। कानूनी तौर पर मैं इस घर के आधे हिस्से की हकदार हूँ। चाहूँ तो मैं इस आधे घर का बंटवारा भी मांग सकती हूँ। माँ जी, मैंने शादी से पहले नताशा के बहुत नखरे उठाए हैं, मगर अब नहीं। बेहतर यही होगा कि आप हम ननद भाभी के बीच इस घर का बंटवारा कर दीजिए। हाँ, तो फिर हो जाए बंटवारा। इस तरह कौशल्या के घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और घर के बीचों बीच ननंद भाभी के बीच बंटवारे की दीवार खिंच जाती है। और फिर ननंद सुबह सुबह उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, भाभी, भाभी, मेरी बेटी ले आइए। ओह गॉड,
मैं भूल ही गई हूँ कि भाभी और मेरे बीच बंटवारा हो गया। अब मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा। घर के हुए बंटवारे के बाद ननद को अपने लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, तो वहीं दीवार की दूसरी तरफ पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी बैठकर खाना खाता है। अरे वाह बहू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, आज तो दिल खुश कर दिया। सच में बहू, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तूने। खास करके ये कढ़ी तो बहुत ही चटपटी बनी है। नताशा को कढ़ी खाना कितना पसंद है। वो यहाँ होती तो कढ़ी देखकर बहुत ही खुश हो जाती। जहाँ एक तरफ खाने की मेज पर भाभी को अपने ननद के मौजूद न होने की कमी खलती है, वहीं नताशा को भी अकेले खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन दोनों ननद भाभी घर के बाहर सफाई कर रही होती हैं। नताशा की भाभी उसे प्यार भरी नजरों से देखती है, मगर नताशा घमंड में आकर अपनी भाभी को जरा भी प्यार भरी आंखों से नहीं देखती और फिर कहती है, अरे ओ मेरे नाम की भाभी, तुम तो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही हो जैसे मुझे कच्चा ही खा जाओगी। मुझे समझ नहीं आता तुम ननद आखिर इतनी नकचड़ी होती क्यों हो। वैसे तुम जैसी ढीठ के मुंह लगना बेकार है। ऐसा कहकर अंजलि अपनी ननद को चिढ़ाने के लिए अपने यहाँ का सारा कूड़ा ननद के घर के आगे करके घर में चली जाती है, तो वहीं गुस्से में आकर ननद भी डिब्बे भर कर कूड़ा अपनी भाभी के हिस्से में बिखेर देती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी में ऐसे ही कलेश का माहौल बना रहता है। एक दिन जब नताशा बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है, तभी मनोरमा और राधा उसे देखकर ताने मारती हैं। अरे राधा, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ अंजलि की ननद अपने मायके में ही है। अरे मनोरमा बहन, ऐसी ननद तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। इस निकम्मी ने अपने स्वर्ग जैसे घर का बंटवारा कर दिया और तो और अपनी भाभी की जिंदगी नरक सी बनाकर रख दी है। वो एक सतयुग की मंथरा थी जिसने राम जी का घर ढाया, मगर इसने तो अपना ही घर ढा दिया। औरतों की ऐसी बातें सुनकर नताशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अंजलि औरतों की बातों का उन्हें करारा जवाब देती है। आप दोनों होती कौन है मेरी ननद को ये सब कहने वाली? मैं जिस घर की बहू हूँ, नताशा उस घर की बेटी है, इसलिए उस घर पर इसका पूरा हक है। आइंदा मेरी ननद के लिए किसी ने भी उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। चुप हो जाओ नताशा, घर चलो। अपनी भाभी के इस अपनेपन को देखकर ननद पछताते हुए बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे घर का बंटवारा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बुरी हूँ। नताशा, जो हो गया सो हो गया, अब घर चलो। जैसे ही ननद भाभी घर आती हैं, तो शुभम कहता है, नताशा मेरी बहन, देख तो तुझे लेने कौन आया है। नताशा घर चलो। हाँ बहुरिया, घर अनुजा तुहरे खातर एसी फ्रिजवा सब कुछ ले आया है। माँ जी, अनुज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे अचानक अपने मायके नहीं आना चाहिए था। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, मैं चलती हूँ। जा बेटी, और जिस तरह तेरी भाभी ये घर संभाल रही है, तू भी अपना घर संभाल। वही तेरा घर है और तेरी सास तेरी माँ है। माँ, ये बंटवारे की दीवार तोड़वा देना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी प्यारी ननद, आज भी ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि कल था। बस आती रहना। इसके बाद भाभी के घर आई ननद सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी भाभी के गले लगकर आखिर में खुशी के साथ अपनी ससुराल लौट जाती है, जिसके बाद घर में खड़ी बंटवारे की दीवार भी हमेशा के लिए टूट जाती है। पूजा और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूजा अमीर बिजनेसमैन स्वरूप सिंघानिया की इकलौती बेटी थी, वहीं राजेश एक गरीब घर का बेटा था। जब पूजा ने राजेश से शादी की बात अपने पिता के सामने रखी तो उसने कहा, अरे पूजा बेटी, प्यार अंधा होता है जिसमें इंसान अक्सर भटक जाता है। वो अमीरी गरीबी नहीं देखता, मगर शादी अपने बराबरी के स्टेटस वालों के बीच में ही अच्छी लगती है। कहाँ तू इतने बड़े घर की बेटी और कहाँ वो गरीब लड़का। तू राजेश के साथ गरीब घर में कैसे रहेगी? डैडी, ये घाटा और मुनाफा सिर्फ बिजनेस में अच्छा लगता है, प्यार में कोई सौदा नहीं होता। मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ। और इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि एक अमीर घर तो वही है जहाँ परिवार प्यार के साथ रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांटता है। मैं राजेश के साथ खुश रहूंगी। अब अगर तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना पूजा बेटी, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े और तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ न हो। आखिर में स्वरूप अपनी बेटी पूजा की शादी राजेश से कर देता है और पूजा बहू बनकर ससुराल आती है।
आजा नई बहू, हमारे गरीब घर में तेरा स्वागत है। गौरी, भाभी को कमरे में छोड़ा। चलिए भाभी। गौरी अपनी भाभी पूजा को कमरे में लेकर आती है और झिझकते हुए कहती है, माफ करना भाभी, आपको तो ऐशो आराम में रहने की आदत होगी, मगर अब आपको इस गरीबी के टूटे फूटे कमरे में रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो गौरी? जिस भाभी के पास तुम जैसी प्यार करने वाली नंद हो, वह भाभी भला गरीब कैसे हो सकती है? अपनी भाभी पूजा का सुलझा हुआ स्वभाव देखकर गरीब गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलती है, भाभी, मुझे तो लगा था कि आप भी बाकी की तरह अमीर घर से होने के कारण घमंडी होंगी, मगर आप बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, ननद भाभी में इतनी जल्दी गहरा रिश्ता भी बन गया। लो भाभी, भैया भी आ गए, मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना भाभी। ऐसे ही समय गुजरता है, जिसके साथ पूजा अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। तभी एक दिन मनोहर घर आकर बोलता है, अरे भगवान, कल हमारी गौरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो गौरी को अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है जी, चिंता ना करो। अगले दिन गौरी को परेशान देखकर पूजा पूछती है, क्या बात है मेरी प्यारी नंद, इतनी परेशान क्यों है? देखो ना भाभी, मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं, आधे से ज्यादा सूट फटे चिटे हैं और बाकी फीके पड़ गए हैं, क्या पहनूं? बस इतनी सी बात, आज तुम्हें तुम्हारी भाभी तैयार करेंगी। इसके बाद पूजा गौरी को अपनी साड़ी देती है। भाभी, ये तो आपकी सबसे पसंदीदा साड़ी है, मैं गरीब ये कैसे पहन सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी नंद, तुम पर ऐसे लाखों साड़ियाँ न्योछावर, मेरी गरीब नंद का घर बस जाए, मुझे और क्या चाहिए? फिर पूजा खुशी से अपनी नंद गौरी को तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं और गौरी सभी को चाय नाश्ता कराती है। लालचंद जी, आपको हमारी बेटी पसंद तो है? अरे अब मैं क्या बोलूं, घर के सारे फैसले तो मेरी भाग्यवान ही करती है, वही बताएंगी। देखो भाई साहब, आपकी बेटी वैसे तो रूप की धनी है, मगर बिना दान दहेज के आज के महंगाई भरे जमाने में बात नहीं बनती। लाखों का है मेरा हरी, बड़ा घर बार, खेती बाड़ी है हमारा। आप बस 5 लाख कैश, सोने की चैन अंगूठी, बारातियों के कपड़े और अच्छी भली खातिरदारी कर देना। अरे रे, एक बात तो छूटी गई, मेरे बेटे को बुलेट का बड़ा शौक है, तो वो जरूर देना। लड़के वाले की दहेज की बड़ी मांग सुनकर गरीब मनोहर हाथ जोड़कर कहता है, मगर बहन, हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सुनकर लालची लालचंद पिनकते हुए बोलता है, अरे जब तुम गरीबों की औकात नहीं होती तो अमीरों से रिश्ता जोड़ने की सोचते ही क्यों हो? खामखा हमारा खर्चा करा दिया, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं खुद अपनी नंद की शादी आप जैसे लालची लोगों के घर में कभी नहीं होने दूंगी। अरे आपको अंदाजा भी है, एक गरीब माँ एक बेटी को अपने खून से सींचती है और 9 महीने कोख में ढोती है, और एक गरीब पिता खून पसीना बहाकर उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, और एक दिन अपनी बेटी को ब्याह करके दूसरे के घर की रौनक बढ़ाने के लिए विदा कर देता है। अरे इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? मगर अफसोस, आप जैसे लालची लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। राम राम, देखो कैसी बेशर्म बहू है, चलो जी, ऐसे लोगों की क्या मुंह लगना। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और गौरी के लिए घर आए हर रिश्ते गरीबी के कारण टूट जाते हैं, जिससे आखिर में गौरी हिम्मत हार कर कहती है, माँ, बाबूजी, क्या मेरा ससुराल जाना जरूरी है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। गौरी, यही तो दुनिया की रीत है, हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। फिर क्यों भाभी, जितने भी रिश्ते घर आते हैं गरीबी के कारण आपकी नंद को ठुकरा कर चले जाते हैं। शायद आपकी गरीब नंद की डोली उठना लिखा ही नहीं। ऐसा कहते हुए गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और पूजा अपनी गरीब नंद को गले से लगाकर कहती है, चुप हो जाओ गौरी, ये तुम्हारी भाभी का वादा है, वो तुम्हारी शादी अच्छे घर में कराएगी। ऐसे ही समय बीतता है और पूजा अपने घर की गरीबी मिटाने के लिए काम करने की सोचती है। तभी गांव में रहने वाली फगुनिया उसके पास आकर बोलती है, अरे गंगा की बहू, आज प्लाजा बैंकेट में शादी है, हम तो वहाँ रोटी फुलका सेक ली हैं। और हमें क्या करना होगा? अरे तो नंद भौजाई को दरवाजे से अंदर जाने वाले मेहमानों पर फूल फेंकना होगा, पैसे का पैसा बन जाएगा और ये शगुन भी मिल जाए। दोनों नंद भाभी रेडी होकर काम पर आती हैं, जहाँ पूजा के अमीर पिता स्वरूप अपने यूथ बिजनेस रिलेटिव शौर्य के साथ आते हैं। अरे पूजा, तुम? डैडी, आप यहाँ? मिस्टर स्वरूप, आप इन्हें जानते हैं? अरे हाँ, कभी पूजा मेरी बेटी थी, मगर अब कुछ नहीं, क्योंकि
स्वरूप सिंघानिया गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। हं। स्वरूप वहां से बैंकेट में बढ़ जाता है। वहीं शौर्य की आंखें गौरी के सादगी भरी सुंदरता पर गड़ जाती हैं। इसी तरह समय बीतता है। तभी एक दिन महंगी चमचमाती हुई गाड़ी उन गरीब के घर के चौखट पर रुकती है, जिसमें से सूट बूट पहनकर शौर्य अपनी माँ मीनल के साथ आता है। जी नमस्ते, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। पूजा उन्हें कुर्सी पर बिठाकर चाय नाश्ता कराती है। तभी शौर्य कहता है, पूजा भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप स्वरूप सिंघानिया की बेटी हैं। मैंने जब आपके फैमिली बैकग्राउंड की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि आप अपनी ननद के लिए रिश्ता देख रही हैं। अगर आप सभी की हामी हो तो मैं गौरी का हाथ थामना चाहता हूं। मगर मिस्टर शौर्य सहगल, आप इतने अमीर बिजनेसमैन होकर हम गरीबों से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? राजेश भैया, घर पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि एक सफल इंसान और घर वो है जहां प्यार हो, जो कि आपके इस घर के आंगन में झलक रहा है, जहां कच्चे आंगन में रिश्ते इतनी गहराई से बंधे हैं कि गरीबी भी उनके नींव को ढा नहीं पाई। ये प्यार ही है जो पूजा भाभी अमीर घर से होकर यहाँ खुश है। हाँ भाई साहब, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी एक गरीब घर की बेटी से हो। आज नारियल और ₹1.25 देकर मेरे शौर्य को अपना बना लीजिए। इसके बाद पूजा और राजेश शौर्य का तिलक करते हैं और मीनल गौरी को चुनरी चढ़ाकर शगुन देती है। और पूजा आंसू भरी आंखों से अपनी नंद को निहारते हुए कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ गौरी, मेरी नंद का रिश्ता इतने अमीर घर में जो हुआ है। भाभी, ये आपकी उन प्रार्थनाओं का फल है जो आपने भूखे प्यासे रहकर मेरे लिए की थी, वरना मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि मेरे हाथों में हल्दी और मेहंदी लगेगी। ऐसे ही ढलते दिन के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और भाभी खुशी से भरकर अपनी नंद की हल्दी मेहंदी के घर आंगन सजाती है, नाचती गाती है और शादी के दिन अपने हाथों से गौरी को सजाकर कहती है, इस दुल्हन के जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है मेरी ननद, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। बाहू, गौरी को मंडप में ले आ। आखिर में 7 फेरे के साथ पूजा की गरीब नंद की शादी हो जाती है और विदाई की बेला पर गौरी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, भाभी, आज आपके कारण आपकी गरीब नंद का घर बस पाया है। भगवान आप जैसी भाभी हर नंद को दे। जाओ मेरी प्यारी नंद, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर पूजा अपनी नंद को गाड़ी में बिठा देती है और दोनों नंद भाभी अपने ससुराल में खुशी से रहती हैं।